जय हिंद गाइस। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के। पांचों चैप्टर केमिस्ट्री के इस चैनल पे कंप्लीट कर दिए हैं मैंने। एक एक लाइन एनसीईआरटी की, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैं पढ़ाता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में होने नहीं वाली, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ पूछा नहीं जाता। इस वजह से अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है इस चैनल पे, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारा कंटेंट अवेलेबल है वहाँ पर। और अब हम लास्ट पोर्शन कर रहे हैं, इसमें हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं किया है सीबीएसई ने। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 98% ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन प्लीज मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 81। पहला क्वेश्चन है, डिड डॉबरनेस ट्राइड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो ये हमें देखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जनरली अगर एग्जाम में पूछेगा तो वो टेबल भी बना के देगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि डॉबरनेर के ट्राइड न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी अवेलेबल हैं। हाँ जी, डॉबरनेर के ट्राइड्स न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी अवेलेबल हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ ट्राइड्स दिख रहे हैं। ये देखिए, ये एक डॉबरनेर का ट्राइड है जो कि न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में भी अवेलेबल है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। What were the limitations of Daubernaire's classification? तो डॉबरनेयर की क्लासिफिकेशन के क्या लिमिटेशंस थे? उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल थे सबको वो अरेंज नहीं कर पाए थे ट्राइड्स के फॉर्म में, और सिर्फ 3 ट्राइड्स को ही वो खोज पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के 4 लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि क्या प्रॉब्लम्स रह गई थी जिनको कि आगे मेंडलीव ने ठीक किया था। तो जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, और उन्होंने ये एज्यूम कर लिया था कि 56 एलिमेंट्स ही हैं नेचर में, और आगे कोई भी एलिमेंट्स फाइंड आउट नहीं होंगे। और अपनी टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए उन्होंने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट को भी रखा था, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को, और कुछ अनलाइक एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं थी, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन क्लोरीन वाले कॉलम में रख दिया था, तो जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं थी उनको भी एक ही कॉलम में उन्होंने फिट करने की कोशिश की थी। इस वजह से उनकी टेबल में बहुत सारे लिमिटेशंस थे। हम बात करेंगे इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस, पेज नंबर 85। सबसे पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अगर आपने पिछला सेशन देखा है जिसमें कि मैंने ज्ञान का बात सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला कैसे प्रेडिक्ट करना है मेंडलीव की टेबल से, ऑक्साइड का फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना है। तो देखिए, आपको ये फॉर्मूलेज आ गए। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब ये आए कैसे, ये आपको देखना जरूरी है। बोल रहा है के का फॉर्मूला हमें चाहिए ऑक्साइड का, पोटेशियम। तो पोटेशियम देखो कहाँ पे है, ये है पोटेशियम, ये पोटेशियम दिख रहा है। और मैंने आपको बताया था जो R लिखा है यहाँ पे, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा R2O। अगर पोटेशियम की बात है तो जो R लिखा है उसको हमें रिप्लेस कर देना है K से, तो K2O हो गया। ठीक है, C की ऑक्साइड का, कार्बन की ऑक्साइड का फॉर्मूला चाहिए, तो देखो कार्बन ये है और इसकी ऑक्साइड है ये RO2। ठीक है, ये ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं, ये हाइड्रोक्साइड। तो R को रिप्लेस कर दो C से, तो CO2 हो गया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ये देखो Al2O3। कहां से मिला? ये यहाँ पे एल्यूमिनियम है और इसका फॉर्मूला है R2O3, तो R की जगह पे एल्यूमिनियम आ जाएगा। सिलिकॉन की अगर मैं बात करता हूं, सिलिकॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SiO2। SiO2 आपको कहां पे दिख रहा है? ये देखिए, अगर मैं देख पा रहा हूं तो सिलिकॉन यहाँ पे है और ये RO2 वाले में आ रहा है, तो इस वजह से ये हो जाएगा SiO2। और ये है Ba, तो Ba का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BaO सिंपली, जो कि अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, तो बेरियम का हो गया बेरियम ऑक्साइड। ठीक, ये RO वाले ग्रुप में आ रहा है, तो ये आपको टेबल देख के फाइंड आउट करना है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं।
beside gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? तो मेंडलीव ने अपनी टेबल में कुछ जगह छोड़ी थी, एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरॉन, इस तरह से उन्होंने नाम दिए थे। तो गैलियम एक तो फाइंड आउट हुआ था और दूसरा मैंने आपको बताया था स्कैंडियम और जर्मेनियम। ये 3 एलिमेंट्स के लिए उन्होंने अपनी टेबल में जगह छोड़ी थी जो कि बाद में फाइंड आउट किए गए और वो उसकी टेबल में फिट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? तो मेंडलीव ने जो क्राइटेरिया यूज किया था वो था एटॉमिक मासेस का क्राइटेरिया। तो ये आपको याद रखना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है एटॉमिक नंबर के क्राइटेरिया पे, जिसका कि लॉ होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे स्टेटमेंट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहाँ पे मेंडलीव ने मास को एक क्राइटेरिया बनाया था। मेंडलीव, अरे भाई इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो? Mendeleev used the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. तो आपको ये चीज याद रखनी है, एटॉमिक मासेस, ठीक है? एटॉमिक मासेस के फॉर्म में उन्होंने अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज किया था। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो हर टेबल में होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, तभी एलिमेंट्स को एक ग्रुप में हम रखते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप? हमें पता है नोबल गैसेस को एक अलग ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप नंबर 18। क्यों? क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। वो किसी से रिएक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि वो स्टेबल होती है। वो स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वजह से वो उनका ऑक्टेट फुलफिल है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुकी है वो, इस वजह से वो सेपरेट ग्रुप में रखी गई है। तो नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट मींस किसी से उनको कोई मतलब नहीं, उनका पेट भरा हुआ, किसी से कोई बातचीत करती नहीं है, कोई रिएक्शन करती नहीं है, एंड आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन, और एटमॉस्फेयर में भी बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सो दे आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। सिमिलर क्यों है? क्योंकि सबका ऑक्टेट फुलफिल है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 90, How could the modern periodic table remove various anomalies of the Mendeleev periodic table? अब आप यहाँ पे पूछा रहे हैं आपसे क्वेश्चन कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या एनोमलीज थी, क्या प्रॉब्लम्स थी जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ठीक की। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनी है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, जबकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के नंबर पर बेसिस पे अरेंज किया गया था। Isotopes of an element are allotted the same position in modern periodic table, क्योंकि isotopes को सेम पोजीशन है। जैसे कार्बन के आइसोटोप कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 होते हैं, बट आइसोटोप्स को अलग पोजीशन नहीं दी गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर। तो अगर कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है तो एटॉमिक नंबर के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है। तो एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप्स में चेंज नहीं होता, इस वजह से आइसोटोप्स को एक ही जगह पे रखा गया है, उनको अलग अलग जगह नहीं दी गई है। हाइड्रोजन को स्पेशल पोजीशन दी गई है और नोबल गैसेस को एक सेपरेट कॉलम में रखा गया है, जो कि मेंडलीव ने नहीं किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम 2 एलिमेंट्स you would expect to show chemical reactions similar to magnesium। मैग्नीशियम के जैसी केमिकल रिएक्शंस कौन शो करने वाला है? अब आपको ये पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी। मैग्नीशियम, ये देखिए, अगर आप टेबल देख पा रहे हैं तो ये है मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम जैसी केमिकल रिएक्शंस कौन शो करेगा? जिसके आउटर मोस्ट शेल में मैग्नीशियम का नंबर 12 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 282 इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम बेरिलियम की बात करेंगे, इसका 4 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,2, ठीक है। कैल्शियम की बात करेंगे, इसका नंबर है 20, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,8,2। तो सब में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अगर हम बेरिलियम ले लें और कैल्शियम ले लें तो वो मैग्नीशियम के जैसे ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उन दोनों के भी आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम है, इट मींस कि वो सेम तरह से परफॉर्म करेंगे केमिकल रिएक्शंस में। यही तो है पीरियोडिक टेबल। क्या है? सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम टाइप से बिहेव करते हैं। नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो हम ग्रुप 1 ले लेंगे जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर बोल रहे हैं 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड ग्रुप ले लेंगे 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। तो हम सारे
नोबल गैसेस वाले ले लेंगे तो 3 एलिमेंट्स जिनमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएंगे। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप 1 के, आपको ये 20 तक आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिथियम 3, सोडियम 11 और पोटेशियम 19, ठीक है। उसके बाद टू एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बेरिलियम और कैल्शियम अभी देखा हमने सेकंड ग्रुप के, और हीलियम, नियोन और आर्गन ये तो हैं 18th ग्रुप के जिनका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे मेटल्स हैं जो कि वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। हमें पता है मेटल्स प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, क्या इनके एटम्स में भी कोई सिमिलरिटी है? हाँ जी बिल्कुल है, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस, सेकंड क्वेश्चन है। एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, उसकी भी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, ना के बराबर है। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स इन हैव कॉमन, उनके एटम्स में क्या कॉमन है? हाँ उनके एटम्स में ये बात कॉमन है कि दोनों का ही आउटर मोस्ट जो शेल है वो फुलफिल्ड है। देख लेते हैं इसका प्रॉपर आंसर अगर हमें लिखना है तो। देखिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप, हमें पता है द एटम्स ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम all have only one electron in their outermost shell and all of these are metals. All of these react with water to form alkalis. Alkalis क्या होते हैं बेटा? Alkalis होते हैं water soluble bases. The atoms of helium and neon have their outermost shell completely filled. ये चीज मैंने आपको बताई, helium has its first shell completely filled while neon has its first and second shells completely filled. helium का atomic number 2 होता है, outermost shell में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। neon की अगर हम बात करते हैं तो 10 होता है, तो 2,8, तो ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल है। फर्स्ट में 2 आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, तो दोनों ही कंप्लीटली फुलफिल्ड है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, तो आपको सबसे पहले तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स पता होने चाहिए। मैंने आपको बोला है 20 तक एलिमेंट्स आप याद कर लो। द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसमें से अब मेटल कौन है? अब मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूं, मेटल कौन होगा। पहले तो एक चीज है कि मैंने आपको बताया था कि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट साइड जाने पे बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर राइट साइड जाने पे बढ़ता है। ये सब चीजें मैं आपको ट्रेंड्स में बता चुका हूँ। बट अगर आप लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते और आपको एटॉमिक नंबर दे दिया गया, तो आपसे पूछा गया भाई कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, हमेशा याद रखना, हमेशा आपको क्या याद रखना है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही मेटल होगा। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही मेटल होगा, बाकी सारे नॉन मेटल होंगे। तो लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन आर मेटल्स बिकॉज दे हैव 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है। ये हो गया लिथियम, ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया बोरॉन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,1 आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,2 आएगा, इसका करोगे तो 2,5 आएगा। अब मैं ऐसा कहता क्यों, मेरा बेसिस क्या है ये कहने का कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल होंगे। तो मेरे कहने का ये बेसिस है कि जिनके में 1, यहाँ पे 2,3 होगा बेटा, जिनके में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल इसलिए होंगे क्योंकि मेटल क्या करते हैं, मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का दान करते हैं। मेटल बहुत दानदाता होते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा भैया तो दान कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि 4 हो गए तो दान कर देगा, 4 तो नहीं दे सकता, 1 दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 2 भी भाई हम दे सकते हैं, और 3 भी दे सकता है। बट अगर बोलो कि 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, नहीं भाई, वो बोलेगा कि तुम हमको दे दो 1, हम स्टेबल हो जाए। अगर हमारे में 7 है तो 1 हमको दे दो, हम अपने 8 कर लें। वो ये सोचता है कि भाई 3 तक है तो हम दे सकते हैं, हम अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। बट अगर 3 से ज्यादा हो गए, 4 हो गए या 5 हो गए, तो बोलेगा 3 तुम हमको दे दो, हम अपने आउटर मोस्ट में 8 कर लें, ठीक है। तो मेटल कौन है? जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। By considering their positions in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic character? ठीक है, तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो देखो
पोजीशन की बात कर दी उसने, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलियम और बेरिलियम। ठीक है, इनकी पोजीशंस अगर हम देखना चाहें और उसके बाद पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबकी पोजीशंस देख लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया गैलियम, उसके बाद है जर्मेनियम, उसके बाद है आर्सेनिक, उसके बाद है सेलेनियम और उसके बाद है बेरिलियम। बेरिलियम यहाँ पे है, ये है बेरिलियम। ठीक, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे भी तो बुक भी देखोगे तो ग्रीन कलर से मेटल्स हैं जो कि इस साइड में है, नॉन मेटल्स इस साइड में है और इधर मेटलॉइड्स हैं। ठीक, अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कोशिश करनी है आपको? आपको कोशिश ये करनी है, बेरिलियम क्यों मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा क्यों होगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेटेलिक कैरेक्टर इधर जाने पे, इधर इस साइड ये बढ़ रहा है मेटेलिक कैरेक्टर, इधर जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और इधर इधर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। इधर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और इधर जब इधर डिक्रीज हो रहा है तो इधर इंक्रीज होगा। तो बेरिलियम सबसे इस साइड में है, इस वजह से बेरिलियम सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। और ये सब जो ये सब हैं ये राइट साइड में, तो राइट साइड वाले सारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो बेरिलियम जो है सबसे लेफ्ट साइड पोजीशन में है, इस वजह से इसमें मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि ये टेबल को देख के हमें बताना था, इस वजह से। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। 10 या 11 क्वेश्चन हैं आई थिंक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लीज डोंट मिस दीज क्वेश्चंस। Which of the following statements is not a correct statement about the trends while going from left to right? Left to right जो हम चाहते हैं, सारे ट्रेंड्स मैंने पढ़ाए हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में। Across the periods of periodic table, the elements become less metallic in nature. जब हम left to right जाते हैं तो भाई ऐसा नहीं होता, less metallic नहीं होते हैं। पूछ रहा है which of the following statement is not correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो क्या ये बात करेक्ट है? आप बताओ। करेक्ट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक। तो अभी हमने जस्ट बात की कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक होते जाते हैं। तो यही तो लिखा है, क्या लेस मेटेलिक, कम मेटेलिक होते जाते हैं। हाँ भाई होते जाते हैं, ये बात सही है। इसमें पूछा है कौन सी बात सही नहीं है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं? नहीं भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली, क्या एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज कर देते हैं? देखो भाई, जब लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा है, तो एटम्स अपने एलिमेंट्स आसानी से लूज नहीं करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, तो हमें पता है कि मेटल की ऑक्साइड कैसी होती हैं? बेसिक होती हैं। मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। हम ये चीज जानते हैं। अब आप देखो, इनमें से पूछा उसने कौन सी बात सही नहीं, तो पहली जो बात है वो तो भाई सही है। दूसरी बात पे अगर हम ध्यान दें, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब इस बात को आप अच्छे से समझो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या इंक्रीज होते हैं जब हम नीचे आते हैं? जब हम नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? नंबर ऑफ लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें, इसमें देखो 2,1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 2,8,1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। बट जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उस केस में अगर हम इधर कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब होगा द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली। ये स्टेटमेंट नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? नॉट अ करेक्ट। क्यों नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट है?
नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि अब वही तो मैंने आपको बताया कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज नहीं करते। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन कह रहा है ये जितने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये जितने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और चौथा भी सही है। इसमें लिखा है एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा है, न्यूक्लियस पकड़ना चाहता है, अपने न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला रहा है, तो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करते। आंसर इज सी। एलिमेंट X forms a chloride with the formula XCl2. XCl2 नाम की क्लोराइड बना रहा है, which is solid with a high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table as, देखो भाई XCl2 बना रहा है, XCl2। अब पूछ रहा है कि X क्या है। अब इतनी सारी कहानी बता दी कि ये सॉलिड भी है, ठीक है भाई, ये भी सॉलिड है, सोडियम भी सॉलिड है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड है, सिलिकॉन भी सॉलिड है, सब तो सॉलिड है। इसमें सॉलिड बता के क्या रॉकेट साइंस बता दिया उसने, बोला कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है। भाई हमें नहीं पता किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हम सबका मेल्टिंग पॉइंट तो याद करके घूम नहीं रहे हैं, ठीक है, बट हमें अपना दिमाग चलाना है। बोल रहा है कि क्या हो सकता है इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज, जो एक्स है वो किसके जैसा हो सकता है, क्या सोडियम के जैसा, क्या मैग्नीशियम, क्या एल्यूमिनियम, क्या सिलिकॉन। तो भाई सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 281 हो जाएगा, 281 होता है, ठीक, ये 11 है, 281। मैग्नीशियम का 12 है, 282 होता है। एल्यूमिनियम का कितना है बेटा, एल्यूमिनियम का 13 है, 283 हो जाएगा। और सिलिकॉन का 14 है, तो ये 284 हो जाएगा, ठीक है, ये 284 हो गया। अब देखो XCl2 है, हमें X का पता लगाना है, तो X क्या है, इन सब में से X है क्या, Cl2 है। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, हमने पढ़ा है NaCl जब बनाते हैं तो क्लोरीन, जब दो क्लोरीन है इसका मतलब इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज रहे होंगे, दो नेगेटिव चार्ज रहे होंगे, ठीक है, दो क्लोरीन आए होंगे, ठीक, क्योंकि Cl2 है ना, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो Mg जो है उसके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। अपने दोनों जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके और स्टेबल होना चाहता है। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया होगा। इस वजह से जो X है वो Mg के जैसा होगा। क्यों Mg के जैसा होगा, क्योंकि Cl2 है, Cl2 पे 2 नेगेटिव चार्ज, Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस वजह से MgCl2 हो सकता है ये, और X जो है वो Mg जैसे कंपाउंड होगा। आंसर इज बी, Mg। Which element has 2 shells, both of which are completely filled with electrons? The electronic configuration 282, a total of 3 shells with 4 electrons in its valence shell, a total of 2 shells with 3 electrons in its valence shell, twice as many electrons in its second shell as in its first shell. अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं ये। मैंने आपको बोला है आप 20 तक अगर याद कर लोगे तो बहुत ही आसान रहने वाला है आपके लिए। पहला क्वेश्चन उसने बोला 2 शेल्स हैं, बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड किसमें होती है, नियॉन में होती है, 2,8। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। मैग्नीशियम की यहाँ पे बात कर रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो 282 कॉन्फ़िगरेशन कितनी बार मैंने बात की। अ टोटल ऑफ 3 शेल्स हैं विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो 3 शेल्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लिख लो, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, ठीक, आउटर मोस्ट शेल में 4 हो गए और 3 शेल्स हैं, तो बच्चे में एक में 8 होंगे, एक में 2 होंगे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक। अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 3 हैं, और टोटल 2 शेल्स हैं, 2 ही शेल्स हैं। तो पहले वाले में 2 ही होंगे, क्योंकि पहले वाले में तो 2 ही आ सकते हैं। तो ये बोरॉन हो गया 2,3। Twice as many electrons in its second shell as in its first shell। तो 2 ही शेल्स हैं और फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके डबल हैं सेकंड शेल में। तो फर्स्ट में तो हमेशा 2 ही होते हैं और सेकंड में उसके डबल हैं, तो 4। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को पीछे की साइड से, ठीक है। आउटर मोस्ट में 4 ही हैं, तो उससे पहले वाली में 8 होंगे और उससे पहले वाली में 2 होंगे। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। What property do all elements in the same column of the period table as boron have in common? What property do all elements in the same column of periodic table as fluorine?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोरॉन की अगर हम बात करें तो आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बोरॉन के कॉलम में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और सबकी वैलेंसी क्या होती है 1। मैंने आपको वैलेंसी निकालना सिखाया था कैसे, अगर वैलेंसी जो है वो 3 तक बढ़ेगी, 4 तक बढ़ेगी, उसके बाद अगर 5 6 7 है तो हमें 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 है, 6 है और 7 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 - 5, 8 - 6 और 8 - 7। ठीक है, तो जो बोरॉन में है उनमें उनके सब में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फ्लोरीन के ग्रुप में है उनमें सब में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसकी वैलेंसी 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट? बहुत ही सिंपल है, सबको ऐड कर दो। 8 2 10 और 7 17। ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? दिस इज, आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, दिस इज क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन की बातें हो रही हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 17। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? इन सब में से वो किससे केमिकली सिमिलर होगा? तो केमिकली सिमिलर किससे होगा? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,5 आएगा, फ्लोरीन का करेंगे तो 2,7 आएगा, इसका करेंगे तो 2,8,5 आएगा, और इसका तो भैया जवाब ही नहीं, 2,8,8 बात ही नहीं करता ये तो, किसी से आउटर मोस्ट शेल भर के रखा है, तो ये फ्लोरीन के सिमिलर होगा क्योंकि इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B and C इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। ठीक है, ये एक टेबल दी हुई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे से समझने की इसको कोशिश कीजिए। सबसे पहले पूछ रहा है स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल। तो भैया ग्रुप नंबर 17 में है। मैंने आपको एक चीज भी बता दी थी कि ग्रुप नंबर 13 को आपको 3 मानना है, 14 को 4, 15 को 5, 16 को 6 और 17 को 7। इससे आपको क्या रहेगा कि 17 मतलब 7, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बोल रहा है वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल। तो जो ए है, नीड टू चेंज द कलर, जो ए है बेटा वो ग्रुप नंबर 17 में है, और वैसे भी राइट साइड में हो गया 17, और आउटर मोस्ट शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। मेटल कौन होता है? मेटल होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो। इस वजह से ए क्या होगा? ए विल बी नॉन मेटल। A will be non-metal. State whether C is more reactive or less reactive. This is the most important question. मैंने reactivity का trend इसीलिए अलग से समझाया था। पूछ रहा है C is more reactive और less reactive। देखो भैया ये है नॉन मेटल, ये कौन है? नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी से हमारा मतलब क्या होता है? नॉन मेटल कौन है? नॉन मेटल वो है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ले ले, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, तो साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा, नीचे की तरफ आने पे साइज इंक्रीज होगा। ये चीज आप समझ लीजिए, साइज इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन लेना, नॉन मेटल का कम होता है इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेता है। इलेक्ट्रॉन जब वो लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन ले सकता है? जो न्यूक्लियस के पास होगा। न्यूक्लियस के अगर पास होगा तो न्यूक्लियस लुप से उसको अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जब नीचे आ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है आउटर मोस्ट शेल की। इस वजह से इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है। इस वजह से जो सी है वो ए से कम रिएक्टिव होगा। सी की रिएक्टिविटी कम है, ए की ऊपर है, साइज छोटा है, न्यूक्लियस के पास है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। नॉन मेटल और मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी नीचे आने पे घट जाती है। इस वजह से सी इज लेस रिएक्टिव। Which will C be larger or smaller in size than B? तो भाई पहले इतना कठिन क्वेश्चन पूछ के आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले ही मैंने जवाब दे दिया। C का साइज बड़ा होगा और A का साइज छोटा होगा। सॉरी, B से कंपेयर कर रहा है, आई एम रियली सॉरी, B से कंपेयर कर रहा है। Will C be larger in size than B? तो भैया B से अगर कंपेयर कर रहे हो तो ऐसे देख रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज तो घट जाता है। जब साइज घट जाता है तो B का साइज बड़ा होगा और C का साइज छोटा होगा। Which type of ion, cation or anion will be formed by the element A? A कैसे आयन बनाएगा?
ए क्या है, ग्रुप नंबर 17 में होने की वजह से जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 वाले मेटल होते हैं, बाकी सारे नॉन मेटल, ठीक है। ए जो ए है वो है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो बनाता है एनायन। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। Since the valency of group 17 element is 1 and all these elements except electrons, thus A is a non-metal। ठीक है, 17 वाले की वैलेंसी 1 क्यों होगी, क्योंकि 17 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7, अगर आउटर मोस्ट शेल में 7 है तो वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है, 8 - 7। C is less reactive than A because as we move down in a group, जब हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज बड़ा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होता जाता है। C is smaller in size than B, smaller in size है because B and C both are related to same period and size decreases as one moves from left to right। ये वही चीज लिखी हुई है, C का साइज छोटा होगा, साइज कैसा होता जाता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं स्मॉल होता जाता है। A will form anions, A anion फॉर्म करेगा क्योंकि A है नॉन मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी चीजें कवर्ड अप हैं। Nitrogen atomic number 7 and phosphorus atomic number 15 belong to group 15 of the periodic table। ठीक है, write the electronic configuration। electronic configuration बहुत ही आसान चीज है। पूछ रहा which of these will be more electronegative। electronegative होने का मतलब क्या है, वही नॉन मेटल। अच्छा कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब कि which accepts इलेक्ट्रॉन इजिली। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको पता है, 2,5 हो जाएगा, और फास्फोरस 15 है तो 2,8,5 हो जाएगा। नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऊपर है, नाइट्रोजन ऊपर है और फास्फोरस नीचे है। देखिए वही बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जो नीचे होगा, अगर नॉन मेटल नीचे है इट मींस कि उसका साइज बढ़ गया। जब साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। वही चीज लिखिए, नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज आउटर मोस्ट शेल इज नियरर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास है वो, क्योंकि उसमें कम शेल्स है ना, नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है तो शेल्स भी तो बढ़ रही हैं, एंड देयरफॉर न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। In a group of the periodic table, electron attracting tendency decreases as we move from top to bottom। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घट जाती है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लप से ले ले, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। बट नाइट्रोजन और फास्फोरस की अगर मैं बात करता हूं तो फास्फोरस जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि उसका साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल से दूर है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ले पाएगा। Next question, how does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम की है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करती है। तो बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे ये चीज बोलूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर मैं आपको बताऊं तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होता है। वी कैन फाइंड द ग्रुप नंबर, हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता सकते हैं। अगर हमें किसी का एटॉमिक नंबर पता है, भाई सीधी सी बात है, अगर आउटर मोस्ट शेल में हमें इलेक्ट्रॉन्स पता है तो हम बता सकते हैं ये किस ग्रुप में आने वाला है। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ एन एलिमेंट हैज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल देन इट वुड बिलोंग टू ग्रुप 1 और ग्रुप 2। बहुत ही आसान सी बातें हैं जो मैं बार बार करता आया हूँ। In the modern periodic table, calcium atomic number 20 is surrounded by elements with atomic number 2, 19, 21 and 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium। तो कैल्शियम जैसी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी भाई, ये प्रॉपर्टीज सिमिलर किसकी होती हैं, प्रॉपर्टीज सिमिलर उनकी होती हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर 12 का होगा, एटॉमिक नंबर 12 है तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, 19 में 2,8,1, 20 में 2,8,8,2 और 38 में 2,8,18,8,2 हो जाएगा। तो एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12 जो कि मैग्नीशियम है और स्ट्रॉन्शियम विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20, क्योंकि उनके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं। देखो भैया बोल रहा है कि 20 के जैसी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, तो 20 के आउटर मोस्ट शेल में कै ठो इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 2 ठो इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं।
तो कैल्शियम जो है 20 ये किसके जैसे दिखेगा, या तो इसके या तो इसके। सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक्स स्ट्रांग रखिए, एग्जाम में हर क्वेश्चन आप बना लेंगे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव और मॉडर्न। आसान क्वेश्चन है। मेंडलीव में हमको पता है कि एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे लगाया है, मॉडर्न में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लगाया है। उसमें 9 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। उसमें कोई भी प्लेस नोबेल गैसेस के लिए नहीं है, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलग से नोबेल गैसेस को पूरी इज्जत प्रदान की गई है। और इसमें आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं है, और इसमें आइसोटोप्स को सेम प्लेस पे रखा गया है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम जिनका होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, पूरी केमिस्ट्री फिनिश हो गई। अब हम बहुत ही जल्द बायो की तरफ बढ़ने वाले हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।